नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर करनाल से है, जहां ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गई है। खेतों में भी ओलावृष्टि और बारिश से फसल बैठ गई है। वहीं मंडी में पहुंची फसल का भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस दौरान सीएम नायब सैनी गाँव पहुंचे, खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं और नायब सैनी ने धमनहेड़ी गाँव में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों से मुलाकात की, मौसम में हुए बदलाव से खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया। तो वहीं सीएम सैनी ने खराब फसलों का निरीक्षण करते हुए किसानों से इस दौरान बातचीत भी की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों से उनके खेतों में मिलने पहुंचे हैं और वो खराब हुई फसलों का जायजा भी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को नसीहत दी और कहा कि अगर वो बीजेपी के बहकावे में आकर 4.5 साल बीजेपी के साथ थे तो उन्हें बहकना नहीं चाहिए था। वहीं अवैध शराब के मामले में दुष्यंत चौटाला द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ इस पर वो बोलेंगे तो अपना ही घर खराब होगा, इसलिए इस मुद्दे पर वे कुछ नहीं कहेंगे। से नहीं जीते तो ये कसूर जनता का नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता का हो सकता है। हम जितने जीत के लाए वो ले गए, वो जीत के लाए वो ले गए। हमको कम है, हम ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया, लेकिन जीत के जो आया है उसका अपने क्षेत्र के प्रति कोई एक लोगों की अपेक्षा होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। 5 करोड़ क्या दिया, कौन सी बड़ी बात है। अगर लाख करोड़ से ज्यादा बजट होता उस समय भी 70-80 हजार करोड़ हो गया था। 450 करोड़ दिए हैं। वही बात मैंने 2019 में भी की कि जो एमएलए चुन के आया है पहली किस्त 5 करोड़ रुपए की उसको आते ही देते हैं, भाई तुम चुन के आए हो और जनता के लिए इतना काम जो मांगे करो। हमने भेदभाव नहीं किया। मुझे करनाल के लोगों ने विधायक बनाया, मैंने कह दिया कि जो मुख्यमंत्री जहां का पहले होता रहा है वहां हर कोई प्रदेश का आधा पैसा अपने उस हल्के में लगा लेता है, बाकी आधा कहीं जाके बांटता है। लेकिन मैंने कहा 90 का 90 में बराबर विकास करूंगा, कहीं ज्यादा मत सोचना कि ज्यादा हमें मिलेगा। भाई जो जीत के आए हैं सारे ठीक है वाले सब समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और आज 90 के 90 जो विधायक वाले हैं, मुझे इस बात का संतोष है, तसल्ली है कि मेरे खिलाफ कोई कभी बोलता नहीं, कोई नहीं बोलता। कांग्रेस वाले भी नहीं बोलते, उनको ढूंढने से भी कोई मिलती नहीं है कि मनोहर के खिलाफ क्या बोले। जो हमारे कैंडिडेट हैं अभी आए, मैंने भी इनको कहा कि एकदम मंत्र मैं भी लगा के जाऊंगा, मगर भी 10 लाख रुपए कई कम मंत्री था। तो मैंने इनको बता दिया कि भाई मैं आऊंगा और मेरा ज्यादा नहीं तो 1500 वोट का जरूर तेरा चौथा और आपकी भी किसी की रिश्तेदारी हो भाई की मदद। तो आज मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ खट्टर साहब आप थोड़ी सी मेहरबानी करती और फिर तो मैं तो बता रहा हूं कि मैंने आपको सब कुछ छूट दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कई तो आपके ऐसे भगत हैं, ये मैं एक आदमी है, ये रविंद्र जी बैठे शंकर। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में कांग्रेस के तेजिंदर बिट्टू और करमजीत कौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े ने उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई है। करमजीत कौर ने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस को अब इससे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 नेता तेजिंदर बिट्टू भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही करमजीत कौर ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है।
जननायक जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में आज जेजेपी के हल्का अध्यक्ष और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कुलदीप तेवतिया ने अपने समर्थकों के साथ जेजेपी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनका स्वागत किया और पटका पहनाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सबको यकीन है। यही वजह है कि पार्टी में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही कुलदीप तेवतिया ने कहा कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मंत्री जी, आज फिर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग की है और पहले भी जो है आपकी पार्टी से क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार है और कुलदीप तेवतिया जी जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, अब उनके भाई यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान निगम पार्षद हैं कुलबीर जी। तो कुलबीर जी तो हमारी पार्टी में थे ही, हमारी पार्टी से पार्षद थे, निगम पार्षद। कुलदीप जी थोड़े समय के लिए एक छोटे परिवार में चले गए थे, लेकिन छोटे परिवार से फिर बड़े परिवार में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मन से वहां गए थे। मन तो उनका भाजपा में पहले भी था, उस समय भी था और आज भी है। तो आज सामूहिक रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए, तो उनका हमने स्वागत किया है और उनको जो मान सम्मान पहले मिला था, ऐसे ही पार्टी में उनको मान सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और छोटे भाई की तरह और बड़े भाई दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। पहले पड़ोस के घर में चले गए थे, झगड़ा वहां पे भी था, लेकिन मैंने सोचा यार उससे बढ़िया तो अपना पुराना ही घर है, वहीं क्यों ना वापस चले जाए। तो मैं इसलिए अपने बीजेपी, जो पहले मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी ने मेरे को पार्षद बनाया, मेरे भाई को भी टिकट दी, वो भी पार्षद बने। अब इसलिए मैं वापस बीजेपी में ही आ गया, मेरा दिल नहीं लगा उधर। और जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी। और हमारे यहाँ से कृष्ण अपने जो पाल जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, 10 लाख का जो नारा लग रहा है, हमारी उसमें पूरी सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। यहाँ से पलवल तक जितने भी हमारे जानकार है सभी से हम बोलेंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी 10 लाख पार ही करवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में मिठाई और आम खाने पर और उनका शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब खा रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ वे आम और मिठाई खा रहे हैं और दूसरी तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं कि जेल प्रशासन उनका नुकसान कर रहा है। तो विज ने आगे कहा कि कौन शुगर पेशेंट आम खाता है। देखिए, ऐसा होता है, कुछ चीजों के ऊपर नाम भी लिखा हो तो पता होता है। डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई, तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई, 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला, उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे तुम दूसरों को कह रहे हो। खबर लोहारू से है, जहां सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने सरसों की कालाबाजारी रोकने के लिए अनाज मंडी में रेड की। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिल रही थी कि लोहारू अनाज मंडी में बिना गेट पास के सरसों को लाया जा रहा है और गोलमेल भी किया जा रहा है, जिससे मार्केट कमेटी राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही सरसों का स्टॉक भी किया जा रहा है। तो वहीं सीएम फ्लाइंग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी की एक फर्म का लाइसेंस रद्द करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और सरसों की सैंपल लेकर उनको सील कर जांच के लिए लैब भेज दिया है।
कालाबाजारी रोकने के लिए रेड मारी गई है। लगातार कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि ये सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की है और मंडी पर रेड मारा है, जहां पर सरसों को स्टॉक किए जाने की खबर सामने आ रही थी और इसी के चलते कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी को रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंडी पर रेड मारी और वहां पर सभी आरोपित पाए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। आगे की पूछताछ लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता तथा मार्केट कमेटी और अपने एफएड के मैनेजर सतीश जी की संयुक्त टीम द्वारा कोई सूचना मिलने पर अपने खेत में कोई सरसों के सैंपल लिए गए हैं तथा मंडी में भी एक फर्म देवकर्ण दास रामविलास उसका सैंपल लिया गया है। एफएड को सैंपल जाएंगे और कुछ डेयरियों की साफ सफाई नहीं थी, उस बारे मार्केट कमेटी ने उनका 7 दिन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा 10,000 रुपये जुर्माना मौके पर ही लगा दिया गया है। मुख्य सचिव टीवी एसएम प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों, सभी जिलों के उपायुक्तों और रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाए ताकि किसानों को उनका भुगतान जल्द मिले। साथ ही प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है। किसानों और आढ़तियों से तालमेल करके मंडियों में फसल की खरीद बंद रखें। ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से 24 घंटे में 50% गेहूं के साथ सरसों की फसलों का मंडियों से उठान करवाकर गोदाम में रखवाएं, ये भी निर्देश दिए गए हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां के मुजीसर इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस कटिंग करते 2 गैस एजेंसियों के कर्मचारियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिस दौरान पुलिस ने मौके से 37 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने गैस सप्लाई करने वाले ऑटो को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों महेंद्रगढ़ जिले में हुए स्कूल बस सड़क हादसे के बाद प्रदेश के हर एक जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस हो या फिर लोकल पुलिस, साथ ही आरटीए विभाग भी लगातार रोड के ऊपर उतरकर स्कूल बसों के साथ साथ प्राइवेट इको वैन गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरकर ले जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। ताजा मामला बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक का है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस टीम ने कई इको वैन गाड़ियों के चालान किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज जो कार्रवाई की जा रही है, किन किन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं और क्यों काटे जा रहे हैं? इको के करते हैं, जो स्कूल के बसेज है, इको वगैरह हैं, ऑटो में बच्चे ले जाते हैं, जिसमें ज्यादा बच्चे होते हैं उनके चालान करते हैं और कागज चेक करते हैं। ये बड़ी लापरवाही है कि बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह वैन के अंदर भरा जाता। कोई हादसा होगा तो ऐसे में कितनी लापरवाही मानते हैं? खबर इंद्री से है, जहां भारी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों के खेत में पक्की गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों ने कहा कि तेज बरसात और ओलावृष्टि के कारण उनकी सब्जियां भी नष्ट हुई हैं और वहीं सरकार से किसानों ने मांग की है कि सरकार 2 दिन के अंदर गिरदावर करवाकर किसानों को 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे ताकि किसानों की भरपाई हो सके। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। नुकसान तो जी हमारे 16 किले थे।
और जी 2 ही एकड़ कटी थी अभी तक तो, और जी ला लो 14 किले का नुकसान है, इस भाई का 15 किले का नुकसान है, इनने भी 1 किले का टोटल। या जो अंदाजा लावा जी तो दूर ले ले इधर जमुना घाट से लेकर दूर इंद्री तक चले गया, नहीं ज्यादा ये तो कई 1000 एकड़ है, तो एक एक आदमी का क्या बतावा सरकार से। कितना मांग तो जी आप आगे अभी देख लो, बड़े खड़े था खेत, और आज इसमें मेरे को 2% भी नहीं रह रहा, टोटल लॉस में आयु तो कम नहीं ज्यादा हो तो सरकार ने पता भाई कितने उसमें लिखड़ा गेहूँ अपना 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूँ को मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। वृष्टि इतनी वृष्टि आई जी कि जो फसल थी ना किसान की, उसमें सारी बैल दाना नीचे धरती पे टूट गया है और जिम्मेदार बिल्कुल मरने के करार पर है। हालात इतने रो रो का किसान का बुरा हाल रहा, हर किसान दुखी है कि अभी हमारे फसल जो मौके पर पक रही थी और उसको नुकसान हो गया। ऐसे हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जो आल लगी थी, टमाटर थे, कणक थी, सबसे बड़ी चारा था पशुओं के लिए। कल 19 तारीख को 4-4:30 बजे करीब जी थोड़ी बरसात टोटल ओले थे, कम से कम आधा घंटा ओला वृष्टि हुई और इस एरिया के जितने भी किसान है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। 100 की 100% गेहूं का, टमाटर 100%, मक्के का 100%। जिम्मेदार के पास बची कुछ नहीं, जीना तो पड़ेगा लेकिन मर नहीं सकता किसान। और किसान को मुआवजे के लिए गेहूं पे कम से कम 60,000 रुपए किला, टमाटर पे 1,00,000 रुपए किला, मक्के पे 40,000 रुपए। और इसकी जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध है कि मौका मुआवजा करवा के, गिरदावरी करा के। खबर सोनीपत से है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर 5 साल की बेटी की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके मामा के घर बच्ची को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जब मामा ने बच्ची को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जहां उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान सादर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी के साथ दोनों की फांसी की मांग की है। मैं आपका और किस प्रकार से आपकी पोती के साथ बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है? हाँ, पोती थी और उसको बेरहमी से मारा गया है जी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, फांसी होनी चाहिए उसको, हमने कुछ नहीं मांगा मेरी। अच्छा, कितने दिन पहले ये गई थी? पहले कब से? 7 महीने पहले जी वो ले गई थी और उन्होंने कहती थी इनको मैं 2-3 दिन के लिए ले जाऊंगी, अपने भाई का पोती वहाँ जाओगी और 2-3 दिन के बाद मैं छोड़ जाऊंगी। जिसने फोन उठाने बंद कर दिए। उसके बाद फिर मारी गला यहाँ 11 बजे भी एक दिन आकर धमकी दे दी थी, वही तो वोट वगैरह उतारी थी। अब मैं ना, मेरी बेटी ने ना दोगे ना तो मैं जान तो मरवा दूंगी। और कैसे आपकी बेटी की हत्या हुई? किसने हत्या की है? नाम मेरा फिरोज है जी। मेरी बेटी की पीट के हत्या की है। रवीना, पंकज दोनों ने मिलकर हत्या की है जी। और पूछताछ करी जाए कौन कौन शामिल है इसमें जी, पता तो उनको ही होगा कैसे की है जी। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम था और कितने महीने पहले वो यहाँ से उसकी माँ लेके गई थी? तन्वी नाम था, 8 महीने पहले लेके गई थी। क्या कह के लेके गई थी? 2-3 दिन में छोड़ जाएंगे जी, ऐसे बोल के लेके गई थी। थाना सदर सोनीपत में फिरोज खान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जिला सोनीपत ने शिकायत दी थी कि मेरी पत्नी ने मेरी 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, जिस पर थाना सदर सोनीपत की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। कुरुक्षेत्र के गांव रतनगढ़ के पास बस का शोकर टूट गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 12 लोग सवार थे, कुछ लोगों की चोटें भी आई है। तो वहीं चालक ने बताया कि चंडीगढ़ से एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहा था। अचानक बस का शोकर टूट गया और स्टीयरिंग भी फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं उन्होंने जानकारी दी कि शाहबाद सरकारी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। जा रहा था शादी में पंचकुला से रास्ते में, जैसा हमें पता लगा है सर का एक बुलेट टूट गया, जिस वजह से ये गाड़ी पलट गई। इसमें 11 सवार एक ड्राइवर था, जिसमें से 3 को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। अच्छा जी।
तो जिनको चोटें आई हैं कहाँ पर तो रेफर कर दिया, इस्लामाबाद में गए हैं उनको लेकर। अभी इनको जाकर बयान नोट करेंगे, देखते हैं कैसी हालत है। सर इसमें थोड़ी सी ना स्टेयरिंग प्ले होने करता और सोकर टूटने करता। स्टेयरिंग में दिक्कत आई थी? हाँ जी, थोड़ा सोकर भी टूट गया ना जिसका। तो और पलटा कैसे? पलटा तो पलट गया। तो हिट तो नहीं करा किसी का? तो कितनी सवारियाँ थे समय? इसमें 10-12 सवारियाँ थी। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी ये हम चंडीगढ़ से आए थे, एक कुरुक्षेत्र तक जाना। कहाँ जाना था? कुरुक्षेत्र तक। तो क्या ये सभी एक ही गाँव से, एक शहर से थे क्या? अलग एक ही शहर से। एक ही शहर का। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस विशेष अभियान चलाए हुए है। आए दिन नशा तस्करों पर कार्रवाई भी की जाती है। इसी के चलते अंबाला शहर स्थित नशे का हब कहे जाने वाले हेडा कॉलोनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। चौकी इंचार्ज रवि ने बताया कि डेरा कॉलोनी में नशा तस्करों के निर्माण को तोड़ा गया है। पिछले कुछ महीनों में ये निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग नशा तस्करी के लिए किया जाता था। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सर ये अंबाला पुलिस द्वारा एसपी साहब के निर्देशानुसार नशा तस्करी के विरुद्ध आप सब जानते हैं लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही आज ये कार्रवाई करते हुए आज ये अवैध अतिक्रमण को डेरा कॉलोनी में ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि ये हरी पैलेस की दीवार के पास जो भी अतिक्रमण है वो पिछले कुछ सालों में ही बनाया गया है। इसकी किसी के पास भी किसी प्रकार की कोई मलकियत नहीं है। इस निर्माण का उपयोग नशा तस्करों द्वारा नशा की तस्करी करने के लिए किया जा रहा था, जिसको आज हमने ध्वस्त करने का। ये जगह किसी की भी पर्टिकुलर एक की नहीं है और ना ही किसी के पास इनकी मलकियत है। जिन्होंने भी निर्माण बनाया था वो इस तरीके से बनाया गया। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की फसल आने का सिलसिला जारी है और इस समय कह सकते हैं कि हरियाणा की सभी मंडियों में गेहूं की आवक पीक रही है और अब किसान पर लगातार फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अंबाला कैंट की अनाज मंडी में भी अभी तक लगभग 92,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं 84,000 क्विंटल की खरीद भी हो चुकी है और 23,000 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। बता दें कि देर रात पूरे हरियाणा में जमकर बारिश हुई, लेकिन अंबाला में कम बारिश होने के कारण किसानों की गेहूं की फसल कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचा है। वहीं मंडी की व्यवस्था में आड़ती और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर यमुनानगर के कई प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मोटी मोटी फीस वसूलने वाले ये स्कूल बच्चों के लिए सरकार के निर्धारित नियमों को कभी पूरा नहीं कर रहे थे। तो वहीं इसी को लेकर यमुनानगर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कर्नेल सिंह सांधवा ने यमुनानगर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि अधिकतर स्कूल बिना मान्यता प्राप्त ही चल रहे थे। ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है और बड़ी बात यह भी है कि कई स्कूल तो इतने पुराने हैं और शहर के बीचों बीच ही स्कूल पिछले कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कर्नेल सिंह संधावा ने कहा कि जहां जहां भी जिन जिन स्कूलों में खामियां मिली हैं उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और निश्चित रूप से इन स्कूलों पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। जगाधरी ब्लॉक के लगभग दर्जनों स्कूलों में मैंने विजिट की है, जो प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ पर रन कर रहे हैं। अभी विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी हुई थी कि जो भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है उसको तुरंत बंद करवाया जाए। उसके रिगार्डिंग मैंने अपने जगाधरी ब्लॉक में लगभग 18 कमेटियां बनाई थी, इंस्पेक्शन कमेटियां। तो मैंने उनकी कल ब्रीफ किया था, उसमें ब्रीफिंग में सामने आया लगभग 25 से 30 स्कूल ऐसे मेरे ब्लॉक में चल रहे हैं जो बिना मान्यता के यहाँ से रन चल रहे कई सालों से, जिसमें एक श्री गीता विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के नाम से चल रहा, वो 20 साल से चल रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। Through constant